हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास एसएसटी का हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले एनसीईआरटी बेस पे मैं सारा का सारा जितने भी एनसीईआरटी का टॉपिक था उसका वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप वो एक बार देख लेंगे तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और यदि इतना आप कर लेंगे तो हमारा गारंटी है कि इससे बाहर जो है सो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। खास करके ये जो चैप्टर 4 है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, वन विनाश क्या है? औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारणों का उल्लेख करें। तो वन विनाश का मतलब ही था वन का लुप्त होना। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। लेकिन आखिर वन विनाश हुआ क्यों? औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कई कारण थे। उनमें सबसे पहला कारण जो है औद्योगिक क्रांति की दौर कहा जाता है। ब्रिटेन में 1700 से 1995 के बीच में औद्योगिक क्रांति हुआ था। उस औद्योगिक क्रांति के लिए जो है आपको खाद्यान्न की मांग बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे वहाँ पे खाद्यान्न की मांग भी बढ़ रही थी। और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भारत में उन्होंने वन की कटाव करवाया और कृषि क्षेत्र का विस्तार किया। इस प्रकार पहला जो कारण था वन के विनाश का, वो औद्योगिकरण की दौर के कारण, कृषि के विस्तार के कारण जो है सो वन का विनाश किया गया। दूसरा दौर जो है सो आप कह सकते हैं कि दूसरा जो कारण था वो स्लीपर की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तीव्र गति का साधन चाहिए था। इसके लिए ट्रेन के लिए पटरी की आवश्यकता थी और पटरी के बीच में स्लीपर जो दो पटरी को जोड़ के रखता है, उसके बैलेंस को बना के रखता है, उस स्लीपर के लिए जो है सो आपको बहुत अधिक मात्रा में वन को काटा गया। इस प्रकार जो है सो आपको वन विनाश का कारण जो है सो स्लीपर भी कहा जाता है। स्लीपर के कारण भी बहुत अधिक मात्रा में वन को काटा गया। उसके बाद तीसरा कारण जो है सो आपको बागान अर्थात जो है सो 19वीं सदी में जूट, गन्ना, गेहूं, कपास जैसे फसलों की मांग तीव्र गति से ब्रिटेन में वृद्धि हुई। यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी के भोजन के लिए भी अधिक अनाज की आवश्यकता थी और इसके कारण जो है सो यहाँ पे जो व्यावसायिक कृषि, खास करके जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, इस सब की मांग ब्रिटेन में बढ़ गई, जिसके कारण भारत में वन विनाश का दौर शुरू हुआ और वन को काटा जाने लगा। और यहाँ पे बागान के लिए चारों तरफ से बाराबंदी की गई। बाराबंदी के अंतर्गत जो है सो बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी काटा गया। इस प्रकार वन के विनाश का कारण जो है सो आप कह सकते हैं औपनिवेशिक काल में वन विनाश का कारण में सबसे पहले कृषि क्षेत्र का विस्तार, दूसरा स्लीपर और तीसरा बागान, ये प्रमुख कारण माना जाता है। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो आपको समझने में समस्याएं नहीं हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है सो बता रहा हूं। औपनिवेशिक काल में कृषि का विस्तार क्यों हुआ? तो औपनिवेशिक काल में कृषि का विस्तार का कारण क्या था कि जैसे जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ रही थी वैसे वैसे कृषि का विस्तार करना आवश्यक था। जैसे औद्योगिक क्रांति का दौर जब ब्रिटेन में शुरू हुआ तो ब्रिटेन में शुरू होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ गई और खाद्यान्न की मांग बढ़ने के कारण भारत में
कृषि का विस्तार जो है सो किया जाने लगा और वनों का जो है सो विनाश का भी ये जो है सो प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार वन को गैर उत्पादक मानती थी और गैर उत्पादन के कारण वो समझ रही थी कि राजस्व जो है सो सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये वन को जो है सो खत्म कर दिया जाए और कृषि उत्पाद तथा अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए कृषि का विस्तार किया जाए। तो दूसरा पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार वन को गैर उत्पादक मानती थी। तीसरा जो है सो आप बोल सकते हैं इसमें कि ब्रिटिश सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित किया ताकि औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सके। कच्चा माल के प्राप्ति के लिए भी कृषि का विस्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए जूट, गेहूं, कपास जैसे वाणिज्यिक फसलों को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया। इस प्रकार जो है सो औपनिवेशिक काल में कृषि का विस्तार हुआ। उसका जो है सो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कृषि के विस्तार का आबादी में वृद्धि ब्रिटेन में, और उसके कारण खाद्यान्न की मांग वृद्धि हुआ, इसलिए भारत में कृषि का विस्तार हुआ। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे औपनिवेशिक सरकार वन को गैर उत्पादक मानती थी और राजस्व का हिसाब सही ढंग से हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण कृषि का विस्तार किया गया। उसके बाद तीसरा जो है सो आप कह सकते हैं कि कच्चा माल जरूरत थी उद्योग में, जिसके कारण कृषि को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक आय प्राप्त करने वाले फसल उगाना चाहती थी, जैसे जूट, गेहूं, कपास, वाणिज्यिक फसल। इस प्रकार जो है सो औपनिवेशिक काल में कृषि का विस्तार हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो है सो आपका है बागान के विस्तार ने भारत के वनों को कैसे प्रभावित किया। तो बागान पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि औपनिवेशिक सरकार का मानना था कि वन अनुत्पादक है, वन किसी काम का नहीं है। इसलिए यूरोप में वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखते हुए इसने प्राकृतिक वनों के बहुत बड़े हिस्से को व्यावसायिक फसल जैसे चाय, कॉफी, रबर की कृषि करने की सोची और उसे चारों तरफ से बाराबंदी कर दिया गया, जिसे बागान कहा गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों को अपने कब्जे में ले लिया तथा एक विशिष्ट क्षेत्र यूरोपीय ठेकेदारों को भी सौंप दिया था और इससे जो वनवासी थे, जो आम लोग थे, उनके जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और अपनी दैनिक आवश्यकता जैसे मसाले, ईंधन, चारा, पत्तियां, फल जिस पर वे लोग आश्रित थे, उनसे वो वंचित हो गए। इस प्रकार जो है सो बागान के विस्तार ने भारत के वनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, खास करके वनवासी लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि झूम अथवा घुमंती कृषि किसे कहते हैं और इसका चलन कहाँ पर है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन भी कीजिए। तो झूम की खेती पहले भी मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बताया था कि झूम की खेती कहते किसे हैं। तो झूम की खेती के अंतर्गत वनवासी लोग करते थे कि वनवासी लोग पहले वन को काट दिया करते थे और उसके बाद उसमें आग लगा देते थे और आग लगाने के बाद मानसून की पहली बारिश में उसमें बीज बो देते थे। इसे ही कहा जाता था झूम की खेती। अर्थात
झूम की खेती के अंतर्गत घुमंतु जो कृषक थे वो जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटते थे, फिर जलाते थे, फिर मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया करते थे तथा अक्टूबर नवंबर में फसल काट लेते थे। इसे ही कहा जाता था झूम की खेती। और उसके बाद ये मात्र जो है सो 1 से 2 साल के लिए खेती करते थे उस जमीन पर, और इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ देते थे, जिससे कि उस जमीन में उर्वरता शक्ति फिर से वापस आ जाए। झूम की खेती कहा जाए तो वनवासी लोगों के जीवन का आधार था और उसी से उन लोगों की जीवन यापन सही ढंग से चल रहा था। झूम की खेती एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में यह परंपरागत कृषि का तरीका था। हाँ, सभी जगह इसका नाम जो है सो अलग अलग था। जैसे श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता था, भारत में इसे झूम की खेती कहा जाता था या घुमंतु खेती भी कहा जाता था। इसी तरह मध्य अमेरिका में इसे मेलपा कहा जाता था। इस तरह बहुत सारे इनके नाम थे और ये एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में ये परंपरागत कृषि का तरीका था। ये सारे पॉइंट जो है सो आपको इसमें बोलने हैं। ये मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा, लैटिन अमेरिका में मक्का, फलियां उगाई जाती थी। इस प्रकार जो है सो झूम की खेती की जाती थी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने झूम की खेती पर क्यों प्रतिबंध लगाया और उसके क्या प्रभाव पड़े? तो इससे पहले भी मैं आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास में सही ढंग से मैं आपको बताया था कि औपनिवेशिक सरकार ये घुमंतु कृषि पर प्रतिबंध लगाने का एक ही कारण था। जब डाइट्रिच ब्रैंडिस जो जर्मनी के थे और ब्रिटेन ने उन्हें वन महानिरीक्षक घोषित करके भारत भेजा, तो उन्होंने पाया कि ये जो झूम की खेती भारतीय लोग कर रहे हैं, इनको जब आग लगाते हैं तो इसमें बहुत कीमती जो वन होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, उसमें भी आग लग जाती है, जिसके कारण उन्होंने इस घुमंतु खेती को करने से रोक दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा पॉइंट था कि उनका कहना था कि घुमंतु खेती के कारण लगान का हिसाब रखना बहुत कठिन था। ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते थे जहां कुछ एक सालों के अंदर पर खेती की जा सके। इसलिए इन्होंने घुमंतु खेती पर प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे झूम की खेती का प्रभाव भी भारत पर बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस झूम की खेती पर निर्भर थे। उनका जीवन यापन उसी से चलता था। लेकिन जब से प्रतिबंध लगा दिया गया तो प्रतिबंध के अंतर्गत आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन को 3 भाग में बांट दिया गया। और 3 भाग में बांटने के कारण जो सुरक्षित वन था उसमें कीमती जो पेड़ होते थे वो लगाए गए, और जो सुरक्षित और ग्रामीण वन था
उसमें लोगों को जाने की आज़ादी दी गई, लेकिन बाद में इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारे लोगों को अपना व्यवसाय बदलना पड़ा। बहुत सारे लोग बागी हो गए। बहुत सारे लोगों को जीवन यापन का मूल आधार छीने जाने के कारण बागी बनना पड़ा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने जूम की खेती पर प्रतिबंध लगाकर जो वनवासी लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, इसको भारत में क्यों शुरू किया गया। तो वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत जो है विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और उनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे ही वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को जहाज निर्माण एवं रेलवे के लिए लकड़ी की सप्लाई मिल रही थी। दूसरी ओर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई एवं स्थानीय लोगों द्वारा लकड़ी के प्रयोग के कारण अंग्रेज सरकार बहुत चिंतित था। अतः पेड़ों की कटाई एवं पशुओं को चराने की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई और सरकार चाहती थी कि वैज्ञानिक वानिकी पद्धति से खेती हो और इसके जो प्रबंधक थे, वन महानिरीक्षक थे, उनका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस, जो जर्मन वन प्रबंधक थे। और इन्हें ब्रिटेन जो है सो अपने यहाँ बुलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा वन को बचाने की प्रयास करने के लिए उन्हें भारत भेजा गया था। और इस प्रकार उन्होंने ये सब राय दिया कि वैज्ञानिक वानिकी के अनुसार आप खेती कीजिए, पेड़ की सुरक्षा भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी होगा और लगान का भी हिसाब आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो वैज्ञानिक वानिकी पद्धति भारत में शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन था और उसके द्वारा लागू किए गए 3 सुधारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डाइट्रिच ब्रैंडिस थे, जो जर्मन वन महानिरीक्षक थे। इन्हें ब्रिटेन ने अपने यहाँ बुलाकर भारत में वन को सुरक्षा के लिए यहाँ पे भेजा था और इन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की शुरुआत की, जिन्हें आप इससे पहले क्वेश्चन ने वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। उस विधि से ये शुरू करने की कोशिश किए। उसके बाद ये वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने के पक्ष में थे और इसके लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए। उनके विचार से पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसे गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही वनों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम बनाया और देहरादून में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस प्रकार ब्रैंडिस ने भारत में
सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिनियम का वनवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे आप वन अधिनियम का वनवासियों के जीवन पर प्रभाव के वर्णन करने हैं, तो आप कह सकते हैं कि वन प्रबंधन में होने वाले परिवर्तनों का झूम खेती करने वाले पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे छोटे विद्रोह के जरिए प्रतिरोध करने की कोशिश की। इससे घुमंतु कृषि करने वाले किसानों को स्थिति काफी दयनीय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, घुमंतु और चरवाहा समुदाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने नए वन्य कानून द्वारा घुमंतू लोगों और चरवाहों समुदायों को वनों में आजादी से अपने पशुओं को चराने पर रोक लगा दिया। छोटे छोटे जंगली जानवरों को शिकार करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। अब ये जंगल में अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं कि उन कंपनियों का प्रभाव जो टिम्बर एवं वन उत्पादों की व्यापार करते थे। जब आदिवासी जातियों से वन उत्पादों जैसे हाथी दांत, सींग, रेशम के कोए, बांस, मसाले, जड़ी बूटियां, गोंद, तेल आदि का अधिकार छीन लिया गया, तो भारतीय व्यापारियों को भी इन नए कानूनों से काफी हानि हुई। केवल कुछ ब्रिटिश कंपनियों को ही लाभ हुआ, जिन्हें इन चीजों को इकट्ठा करने तथा उनका व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार वन अधिनियम लागू होने से भारत में वनवासियों के लिए जीवन दुर्लभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हैं, बागान मालिकों पर प्रभाव। बागान मालिक जो प्राय यूरोपीय ही थे, उन्हें नए वन कानून से काफी लाभ हुआ। एक तो उनके बड़े बड़े जंगलों को काट कर वहां अपने चाय, कॉफी, नील आदि की बागान स्थापित करने का आसान हो गया। दूसरी, उन्हें घुमंतू लोगों, चरवाहे समुदाय के लोगों तथा आदिवासियों को अपने पास नौकर रखने का अच्छा मौका भी मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, भारतीय राजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों पर नए वन कानून का प्रभाव। जो शिकार के शौकीन थे उनके लिए भी स्थिति बहुत खराब हो गया। एक और जहां जंगल निवासी को छोटे मोटे जंगली जानवरों जैसे हिरन, खरगोश, सुअर आदि का शिकार करने से रोक दिया गया, वहां भारतीय राजा महाराजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों को इन जंगलों में शिकार करने की खुली छूट दी गई। इसी क्रम में कहा जाता है कि जॉर्जुल जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने अकेले 400 बाघ मार दिया। उनका मानना था कि ये जो जानवर हैं वो खानाबदोश हैं और ये यहाँ भारतीयों के लिए खतरे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें शिकार करना जरूरी है। इस प्रकार जो है सो इस चैप्टर में मैं आपको 8 क्वेश्चन बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत से बहुत 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यदि आप इतना कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। इतना क्वेश्चन कम से कम आप 2 से 3 बार 4 बार जरूर सुनना। अब जो है सो इस चैप्टर के लिए 3 वीडियो बन चुका है। एक तो एनसीईआरटी बेस पे मैं सारा एक्सप्लेन किया हूँ और उसके बाद 8 क्वेश्चन का ये वीडियो है। अब 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।